हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन भारती, टीचर, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स ग्रुप पुंछ, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर। 9th की हमारी जो इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा जो सब्जेक्ट है, उसका चैप्टर 1 है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग को हम इस पूरे चैप्टर को जो है अलग अलग 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले भाग में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। हम पहले भाग में पढ़ेंगे, आज का जो चैप्टर है उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो रहेंगे कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हम क्या समझ पाएंगे, क्या जान पाएंगे आज के इस चैप्टर के बाद। एक तो बार्टर सिस्टम क्या है, यानी कि मनी की जब बात करते हैं तो मनी से पहले भी क्या, जब तक मनी का चलन नहीं हुआ था उससे पहले भी कोई सिस्टम था क्या? जी हाँ, वो बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम को समझेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि बार्टर सिस्टम में ऐसी कौन सी समस्याएं आई जिस वजह से बार्टर सिस्टम बंद हुआ और उसके बाद मनी का चलन हुआ। देन स्टेजेस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ मनी। मनी की इवेल्युएशन के जो अलग अलग स्टेजेस थी बार्टर सिस्टम से, आज जो हम मॉडर्न मनी की बात करते हैं, तो ये पूरे सिस्टम का जो सफर है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करेंगे। आज आप लोग जानते हैं कि हम सुबह उठने के टूथब्रश से शुरू करें तो शाम को हमारे बिस्तर में सोने तक जितनी भी हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनकी सेल एंड परचेज में मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग चाहे किसी से कुछ परचेज करना चाहें, हम बाय करना चाहें, तो हमें जो है मनी की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली एक जो सेलर है, अगर वो दुकान से कुछ बेचता है, अपना प्रोडक्ट बेचता है, तो इन रिटर्न वो मनी लेता है। इट मीन्स पूरे जीवन में चाहे हम लोग अपनी गुड्स की परचेज करें या गुड्स की ट्रांजैक्शन करें तो मनी की इन्वॉल्वमेंट है। सिमिलरली कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो इंडस्ट्री चला रहा है, कोई भी किसी काम में आज जो है मनी की बहुत इंपॉर्टेंस है। देयर आर न्यूमरस ट्रांजैक्शंस वेयर गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। तो हम अगर अपने ही इर्द गिर्द नजर मारें, चाहे हम अपने घर के दाएं ओर देखें या अपने जीवन में देखें कि हम लोग किस प्रकार जो है एक मनी के बंधन में बंधे हुए हैं। यानी कि अगर हम घर से बाहर जाने का प्लान करते हैं तो हमें पहले सोचते हैं कि हमारा बजट क्या है, हमारे पास मनी कितनी है। सिमिलरली हम अगर अपने से कुछ अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडस्ट्री में माल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके बेचता है, एक एग्रीकल्चर जो लेबर है वो या एक किसान है वो अपना प्रोड्यूस बेचना चाहता है, तो वो पहले सोचता है कि मेरे प्रोड्यूस की कीमत कितनी मिलेगी। इट मीन्स कि लाइफ में मनी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स इंस्टेड ऑफ गुड्स सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। तो गुड्स की सेल एंड परचेज के अलावा एक इंपॉर्टेंट रहता है सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हम किसी की सर्विसेज लेते हैं, हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं कि हमसे फी लेते हैं, फी लेकर के हमें डायग्नोज करके हमें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने ये मेडिसिन लेनी है। इट मीन्स कि उन्होंने हमें पैसा लेकर के, मनी लेकर के, इन रिटर्न हमें कोई गुड्स नहीं दी, बल्कि उन्होंने हमारा डायग्नोज किया और डायग्नोज करके हमें प्रिस्क्राइब कर दिया, अब ये मेडिसिन लीजिए। इट मीन्स कि उन्होंने सिर्फ हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो गवर्नमेंट टीचर को आप जाते हैं तो उसको फी देते हैं, वो पढ़ाते हैं, या प्राइवेट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर को सैलरी मिलती है, बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों को इन रिटर्न गुड्स की शेप में टीचर कुछ नहीं देते बल्कि उन्हें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली एक किसान अपनी जमीन से कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है तो वो प्रोड्यूस मार्केट तक पहुंचाना चाहता है, तो उसके लिए वो एक गाड़ी को उसका किराया देता है, वो गाड़ी खरीद नहीं लेता बल्कि उस गाड़ी की सर्विस लेता है, तो वो सर्विस की हेल्प से उसका जो प्रोड्यूस है वो मार्केट तक पहुंचता है। इसी तरह घर से हम बाहर निकलते हैं तो ट्रेवल करके, चाहे वो बाई एयर जाते हैं, हम किसी भी माध्यम से अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा में जितनी भी हम उनकी हेल्प लेते हैं, गाड़ियों से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है, तो इट मीन्स कि हमने उनकी सर्विस ली है। तो इस प्रकार हम गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात करें तो मनी की यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। As a buyer, we pay money to buy goods and services, and as a seller, we receive money by selling them. तो जैसे एक तरफ मैं बात कर रहा हूं कि एज अ बायर मैं क्या करता हूं कि मनी दे करके कुछ खरीदता हूं, सिमिलरली एक सेलर है
वो अपना माल बेच करके इन रिटर्न क्या करता है, वो मनी लेता है। इट मीन्स कि चाहे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, चाहे बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आजकल की इस इकोनॉमी में। इन अर्लियर टाइम्स such kind of problems were solved by a system known as barter system. आजकल की जो प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल कि पैसे के बिना आप कुछ ले नहीं सकते, आप किसी को कुछ देंगे तो इन रिटर्न पैसा ही लेना पड़ेगा। लेकिन एक समय रहा होगा जब आप जानते हैं कि उस टाइम इकोनॉमी को चलाने में मनी जो है सर्कुलेशन में नहीं थी, मनी का चलन नहीं था। तो क्या उस टाइम व्यापार नहीं होता था? उस टाइम क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती थी? लेकिन तब एक सिस्टम था, उस सिस्टम को कहा जाता है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था? अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। इट मीन्स कि अगर पैसा नहीं था उस टाइम, मनी सर्कुलेशन में नहीं थी, तो ऐसे में क्या होता था कि गुड्स की जगह एक्सचेंज की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल बात करूं कि एक किसान जो है वो अपनी जो है वीट, अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसका होता है, लेकिन वो क्या करता था कि वीट दे करके मेज लेता था। और एक जो किसान है वो फ्रूट प्रोड्यूस करता था, तो फ्रूट दे करके पल्सेस ले लेता था। सिमिलरली एक एग्जांपल लेते हैं, एक शू मेकर है, वो अपने शू तैयार करता था, शू तैयार करके एक करियाना मर्चेंट के पास जाता था, तो उससे करियाना का मटेरियल ले लेता था, शूज को देता था। अब एक बात आती है कि लॉन्ग बिफोर मनी वाज इन्वेंटेड, पीपल एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। यानी कि जब मनी सर्कुलेशन में नहीं थी, तो एक समय था जब गुड्स की जगह गुड्स ही एक्सचेंज होती थी, सर्विसेज की जगह सर्विसेज ही एक्सचेंज होती थी। यानी आप मेरी हेल्प करेंगे इस काम में, मैं आपको इस काम में हेल्प करूंगा। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि बार्टर सिस्टम में ऐसी कौन सी खामियां रही होंगी जिस वजह से बार्टर सिस्टम जो है वो बंद हुआ और मनी सर्कुलेशन में आई। अब उसको समझने के लिए हमें बार्टर सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। बार्टर सिस्टम में क्या है कि बार्टर सिस्टम इज नोन एज एन ओल्ड मेथड ऑफ एक्सचेंज, यानी पुराना मेथड है। दिस सिस्टम हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर सेंचुरीज एंड लॉन्ग बिफोर मनी वाज इंट्रोड्यूस्ड। यानी जब मनी सर्कुलेशन में आई उससे कई सौ पहले से जो था वो मार्केट में बार्टर सिस्टम था। पीपल स्टार्टेड एक्सचेंजिंग सर्विसेज एंड गुड्स फॉर अदर सर्विसेज एंड गुड्स इन रिटर्न। अगर एक किसान अपना खेती बाड़ी से पैदा किया हुआ अनाज किसी को देता था तो उसके बदले में दूसरी चीज लेता था। तो इसी प्रकार क्या होता था, आदान प्रदान से। आप मेरे ऊपर एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें एक औरत एप्पल प्रोड्यूस करके बनाना वाली औरत को दे रही है, और औरत जो दूसरी है वो बनाना देकर के एप्पल ले रही है। यानी दो, एक इसको कोइंसिडेंस कहते हैं कि भाई जो मुझे जरूरत है उसका वो किसी के पास अवेलेबल है, जो उनको जरूरत है वो मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन यहाँ क्या इस बात को सोचने वाली बात है, क्या जो दो लोग हैं यहाँ एप्पल, क्या जो एप्पल वाली औरत है उसको बनाना ही चाहिए इन रिटर्न, या बनाना वाली औरत को एप्पल ही चाहिए? अगर तो दोनों को इन चीजों की जरूरत है तो दोनों को तो सेम आदमी मिल गए। इट मीन्स कि यहाँ डबल कोइंसिडेंस का कॉन्सेप्ट आता है। अगर मैं बात करूं बार्टर सिस्टम में ऐसी कौन सी समस्याएं आई कि जिस वजह से बार्टर सिस्टम बंद हो गया, यानी जनरली 5 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम फेल हुआ और मनी जो है वो चलन में आई। पहला उससे सबसे क्या है कि 5 मेन डिफिकल्टीज फाउंड इन बार्टर सिस्टम। सबसे फर्स्ट मैंने अभी बात कर रहा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इसको हम आगे समझते हैं, पहले हम बुलेट पॉइंट्स की तरफ नजर दौड़ा लेते हैं। दूसरा है कि लैक ऑफ ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। थर्ड वन इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिविजन ऑफ गुड्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फिजिबल। अब ये 5 चीजें हैं जो मेन परेशानियां थी। अब एक एक करके सबको यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मैं अभी बात कर रहा था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यहां हम कहेंगे कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस दैट बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच कमोडिटी। यानी कि जो मैं, अगर मेरे पास जो है, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं कि मैं शू बनाता हूं और एक जो है वो वीट प्रोडक्शन करते हैं किसान। यानी कि मैं शू दे करके मैंने वीट ही लेना है, और जो वीट का प्रोड्यूसर है उसको वीट की जगह उसको शूज ही चाहिए। यानी अगर दोनों चीजें जो मिलते हो, डबल कोइंसिडेंस हो, तो तब जाकर के बार्टर सिस्टम
चलता है। अंडर दिस सिस्टम प्रॉब्लम अराइज through the improbability of the wants, needs, or events that cause or motivate our transactions occurring at the same time and at the same place. अब सीधी सी बात है कि हर एक एरिया स्पेसिफिक आपको पता है कहीं प्रोडक्शन होती है, तो अगर एक जो है शू मेकर है उसको मेज चाहिए, हो सकता है मेज तो अवेलेबल हो लेकिन जिसके पास मेज है उसको शूज नहीं चाहिए होंगे। दूसरी ओर बात करें कि एक जो है वो वेजिटेबल ग्रोवर है लेकिन दूसरी ओर क्या है वो लाइव स्टॉक रखता है। अब लाइव स्टॉक वाले को वेजिटेबल तो चाहिए होंगे लेकिन जो वेजिटेबल ग्रोवर है उसको तो लाइव स्टॉक्स नहीं चाहिए ना, उसको जरूरत नहीं है लाइव स्टॉक की या उसको चाहिए ही नहीं लाइव स्टॉक। तो ऐसे में दोनों पार्टीज एग्री करेंगी तभी जाकर के बार्टर ट्रेड चल पाएगा। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का बहुत बड़ा इशू रहा जिसकी वजह से एक बेसिक प्रॉब्लम होने की वजह से बार्टर सिस्टम कमजोर होता गया। देन नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट द नंबर ऑफ एक्सचेंज रेशियोज दैट इज प्राइसेस ऑफ गुड्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर बिटवीन गुड्स वुड बी वेरी लार्ज। अब दोनों में रेशियोज की मैंने अभी एग्जांपल बताई कि एक आदमी वेजिटेबल ग्रोवर है और दूसरी ओर लाइव स्टॉक रखने वाला एक आदमी है, उसके पास जो है एनिमल्स है। अब एनिमल्स का रेट और दूसरी ओर वेजिटेबल्स का रेट, इनमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जब दो चीजों में कंपैरिजन नहीं है तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है कि मेजर कैसे करें, उनके प्राइसेस को मेजर कैसे करेंगे। अब तो टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, अब तो बहुत एडवांसमेंट है, लेकिन दोनों चीजों को, दोनों गुड्स को कंपेयर करना जो था वो एक स्टैंडर्ड जो है यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था। फॉर एग्जांपल 2 काउज फॉर 1 हॉर्स। अब एक आदमी कहे कि मैंने 2 काउज दे के 1 हॉर्स लेना है, या 1 काउ फॉर 2 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, यानी मैं 1 काउ दे करके 2 क्विंटल व्हीट लेना है, या हम बात करें 1 पेन फॉर 3 पेंसिल्स एंड सो ऑन। तो जब इस तरह की एग्जांपल्स आएंगी तो 3 पेंसिल्स का तो ठीक है, लेकिन क्या उसकी जगह मैं कोई 1 पेन लेना चाहूंगा, या मैं आपको कहूं कि आप मेरे से 2 काउज ले लीजिए, मुझे 1 हॉर्स दे दीजिए, या मैं आपको कहूं कि मेरे से 1 काउ आप ले लो, मुझे 2 क्विंटल व्हीट दे दीजिए। इनका कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स नहीं हुआ है दोनों का, जो बहुत बड़ी समस्या का कारण बना। देन इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिविजन ऑफ गुड्स। हम गुड्स को डिवाइड नहीं कर सकते। आज में तो 10 रुपए के 5 रुपए, 5 रुपए के जो है 2 रुपए कर लीजिए, 3 रुपए कर लीजिए, पैसों में बांट लीजिए, जितना मर्जी डिवीजन कर लीजिए। लेकिन जब गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स की डिवीजन कैसे करेंगे। Another problem faced under the barter system of exchange of goods was impossibility of subdivision of goods without loss of their value. For example, मैं वेजिटेबल ग्रोवर की बात कर रहा था, तो वेजिटेबल ग्रोवर जब काउ की बात करेगा उसकी जगह, तो आप देखिए काउ वेजिटेबल्स तो कम होंगी, बट काउ विदाउट उसकी लाइव जो है उसको खत्म किया, अब उसको कैसे करेंगे। मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको दिखा पा रहा हूँ कि आप मेरी यहाँ एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि 2 काउज, फॉर एग्जाम्पल if a person has 2 cows and wants to have 5 kg of wheat, एक आदमी के पास 2 गाय हैं लेकिन वो चाहता है कि मैं 5 kg wheat, obviously it is too costly to give 1 cow for 5 kg of wheat he requires। अब उसे 5 kg wheat चाहिए, उसके पास 2 ही गाय हैं, अगर एक गाय देगा तो एक गाय का और wheat का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं है तो आप काउ को तो डिवाइड कर नहीं सकते, है ना। व्हीट को कम किया जा सकता है लेकिन काउ को तो नहीं किया, लेकिन व्हीट को कम करने का कुछ तरीका तो है, लेकिन काउ को तो कम नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही बार्टर सिस्टम के अंदर। देन फोर्थ वन वाज द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अनदर प्रॉब्लम फाउंड इन द बार्टर सिस्टम वाज दैट ट्रेडर्स रिक्वायर्ड अ गुड डील ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अब क्या था कि ट्रेडर्स को इंफॉर्मेशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए वो कहाँ अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी क्या है, नहीं जानते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो किसके पास अवेलेबल है। आज तो आपको जो चीज चाहिए आप गूगल सर्च मारेंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी प्रोड्यूसर चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री चाहिए, आप गूगल सर्च करेंगे आपको इंडस्ट्री मिल जाएगी।
न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिससे हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्वालिटी चेक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सारी हमें जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उस टाइम क्या था कि कोई इन्फॉर्मेशन का कोई माध्यम नहीं था। देन उसके बाद एक पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एंड वेरी कॉस्टली गुड्स नॉट फिजिबल, यानी बड़े पैमाने पर आप किसी चीज की प्रोडक्शन करें वो फिजिबल नहीं था। अनदर प्रॉब्लम ऑफ बार्टर इकोनॉमी रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज costly goods. For example, suppose an individual who has technical skill and equipped to manufacture a car, एक आदमी जो है कार जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकता है, not have much incentive to manufacture it in the barter economy. अब एक आदमी कार बना देता है, उस कार की लाखों में कीमत आज की है, लेकिन क्या उस कार के बदले में उसको बार्टर सिस्टम में कुछ मिलेगा? क्या वो इतनी कॉस्टली चीज जो है वो बना तो देगा, लेकिन क्या कॉस्टली चीज खरीदने वाला या जो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा था। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम का फेलियर रहा। एक आपकी जानकारी के लिए यहाँ आप जान रखें कि जो टर्म मनी है इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनेटा। ये मोनेटा से लिया गया है वर्ड। तो जनरल इकोनॉमी का मनी की बात कर रहा था। तो मैं जब बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वर रिजॉल्व बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो तब क्या हुआ कि विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो इस चीज को देखकर एक कोई जो है आइडेंटिफाई किया गया कि ऐसा कोई जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, यानी कि वो मैंने काऊ लेनी है तो वहां वो मीडियम दे करके मैं ले लूं, मुझे फ्रूट्स लेने हैं तो मैं वही चीज दूं, मैं फ्रूट्स ले लूं। तो दिस कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेबल टू ऑल इज टर्म्ड एज मनी, यानी वो ऐसा माध्यम जिस माध्यम से कोई भी कहीं भी जाकर के कुछ परचेज कर ले उसको हम कहेंगे मनी, यानी जो सबको एक्सेप्टेबल हो। आगे जाके बात करेंगे कि मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों मनी चलन में आने के बाद सक्सेसफुल हुई, और आगे उसके क्या पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट है कि इवेल्युएशन ऑफ मनी, जब बार्टर सिस्टम खत्म हुआ तो मनी की इवेल्युएशन, द डेवलपमेंट ऑफ मनी हैज पास्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस इन अकॉर्डिंग विद टाइम। समय समय पर जो है मनी की अलग अलग स्टेजेस आती रही, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने क्या किया कि जब जब वो आते रहे वो अपना सिक्का बनाते रहे। आप भी अभी सुना होगा ना, नानकशाही टका, या बहुत सारे सुनता होगा, अशरफियां सुने होंगे, सिक्का सुने होंगे। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग वो कौन कौन से मनी थी वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या होता था कि हर एक राजा ने अपने चलन किया मनी का अपने हिसाब से। अब जो स्टेजेस थी ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मनी वो कौन कौन सी थी? सबसे पहली मनी की इवेल्युएशन की स्टेज थी जिसको हमने कहा एनिमल मनी, यानी एनिमल मनी, एनिमल को ही मनी ट्रीट किया गया। देन कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटेलिक मनी आया, उसके बाद पेपर मनी कॉन्सेप्ट आया, देन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आया, करेंसी है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, तो वन बाय वन हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। एनिमल मनी क्या है? इन द प्रिमिटिव हंटिंग स्टेज एनिमल्स वर यूज्ड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी एक समय था हंटिंग के प्रिमिटिव टाइम में स्टेज में, तो जो हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा था। एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कैटल ऑक्युपाइड अ प्लेस ऑफ प्राइड, यानी उस टाइम क्या होता था, जिस आदमी के पास जितना माल मवेशी है वो उतना उस गौरवान्वित महसूस करता था, उसको इतना रईस समझा जाता था। इवन एट प्रेजेंट इन सम ऑफ द ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया। अब अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, वहां ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके पास हजारों जो है माल मवेशी हैं। तो हजारों माल मवेशी को अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके हम उनको माना जाता है कि वो कितने रहे। आज भी अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके पास भेड़ बकरियां माल मवेशी बेशुमार हैं। तो उनकी वेल्थ जो है वो उनको काउंट करके कहा जाता था, इतने माल मवेशी है, इट मीन्स उनके पास इतना धन है। तो जो कैटल आर कंसीडर्ड एज मोस्ट प्रीशियस एसेट टू हेल्प देम इन द बार्टर एक्सचेंज। इट मीन्स कि वो उनके पास ऐसा एसेट है जिससे वो अपना कुछ भी ले सकते हैं। In the early days of civilization, the primitive farming communities, money took the forms of animals. Money जो है वो animals जो था वो money की जगह लेते हैं। Domestic animals like cows, goats, sheep, etc. were used as money. Cattle occupy a place of pride as wealth. जिसके पास जितना cattle है वो उतना अमीर है, उतना pride था। उसके बाद second आया commodity money. Commodity money क्या है? We can define commodity money as a physical good that consumers universally use to trade or for other goods.
इट मीन्स कि कमोडिटी मनी वो है कि जो कमोडिटी आप दे करके दूसरी गुड्स खरीद सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज लाइक द मनी वी यूज टुडे। आज की तरह जैसे हम मनी यूज करते हैं ना, तो कमोडिटी मनी को भी अकॉर्डिंगली यूज किया जाता था, बट हैज एन एक्चुअल वैल्यू। उनकी वैल्यू जो थी वो एक्चुअल, आज अगर बात करें, मैं करेंसी नोट की बात करूं, 1000 रुपए का नोट है, लेकिन वो उसकी जो पेपर की वैल्यू है वो 1000 नहीं है, लेकिन उस नोट की वैल्यू है। लेकिन उस टाइम क्या होता था, जो कमोडिटी की एक्चुअल वैल्यू होती थी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वॉज यूज एज मनी, गोल्ड को मनी माना जाता था, बट ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, उसकी ज्वेलरी भी बनती थी लेकिन उसको मनी भी माना जाता था। सो इट हैड वैल्यू आउटसाइड इट्स यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन द इकोनॉमिक सेंस या इन इकोनॉमिक्स दिस इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है उसको जिसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू वो है। मैं करेंसी की बात के, अगर नोट की, करेंसी नोट्स की बात करें, करेंसी नोट्स की ओरिजिनल वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन जो कमोडिटी वैल्यू है, मेटल है, उसकी वैल्यू गोल्ड की वही है। गोल्ड का आप ज्वेलरी बना लो, गोल्ड को गोल्ड की तरह आप चाहे उसको बिस्किट में की शक्ल में बेच लीजिए या उसको ज्वेलरी बना के बेच लीजिए, कीमत उसकी वही मिलनी है। देन कमोडिटी मनी इज यूनिक इन द सेंस दैट ये कमोडिटी मनी यूनिक माना जाता था, दैट इट इज द ओनली फॉर्म ऑफ मनी दैट हैज एन अंडरलाइंग वैल्यू। उसकी अपनी अपनी वैल्यू है, जो उसकी अपनी ओरिजिनल वैल्यू है। इवन दो वी नो लॉन्गर यूज कमोडिटीज सच एज गोल्ड, हम कमोडिटी को यूज नहीं करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मनी, इट इज स्टिल वैल्यू। अब उसकी ज्वेलरी की फिर भी वैल्यू है। देन इसके कुछ की पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखें। ए कमोडिटी मनी इज अ फिजिकल गुड दैट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, यूज आउटसाइड ऑफ इट्स यूज एज मनी। एज मनी भी यूज कर सकते हैं, मनी के अलावा उसकी अपनी वैल्यू है जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। हिस्टोरिक एग्जांपल्स कुछ हैं, जैसे अल्कोहल है, कोकोआ है, बीन्स है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, साल्ट, सी शेल्स। जैसे सी के किनारे रहने वाले लोग सी शेल्स बेच करके दूसरी चीज लेते थे, तो जहां टी ज्यादा होती है वो टी दे करके दूसरी चीज लेते थे। सिमिलरली टोबैको। तो देयर आर 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमोडिटी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जो कमोडिटी मनी है? इट्स ड्यूरेबल। अब गोल्ड है, आपने लिया है, रख लीजिए, जब तक आपके पास पड़ा रहेगा आपके पास वैल्यू है। देन डिविजिबल है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके बेच सकते हैं। इजिली एक्सचेंजेबल है, गोल्ड को कहीं भी एक्सचेंज करिए वो एक्सेप्टेबल है। एंड रेयर, ये जो चीजें हैं वो रेयर होती हैं, हर जगह नहीं मिलती हैं, इसलिए इनकी अपनी वैल्यू है। देन मेटेलिक मनी की बात करते हैं। मेटेलिक मनी की बात करें तो मेटेलिक मनी इज मनी मेड ऑफ सम मेटल्स, जो मेटल से बनी है किसी की, विद द ड्रॉबैक्स ऑफ कमोडिटी मनी। अब कमोडिटी मनी में ड्रॉबैक्स हैं, है ना, लेकिन यहाँ के विद इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ पीपल मेटल्स केम टू बी यूज एज मनी। अब क्या है कि वहां हर वो रेयर है, लेकिन अब मनी क्या होगा, जब मेटलिक मनी आई तो अलग अलग तरह के सिक्के जो हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि राजाओं ने अपना चलन शुरू किया, जिस राजाओं के पास जो मेटल मिलता गया उन्होंने उस मेटल से क्या किया कि पूरी एक अपनी करेंसी जो है, मनी जो है उसका चलन शुरू किया। The discovery of gold, silver, copper and bronze gradually replaced commodity money as a medium of exchange. जैसे जैसे डिस्कवर होते गए ये सारी चीजें, गोल्ड था, सिल्वर था, तो इन्होंने क्या रिप्लेस कर दिया जो था कमोडिटी मनी को। यूज ऑफ मेटल एज मनी इन द कोर्स ऑफ टाइम paved the way for the development of coinage system. जैसे मेटल का मिलना शुरू हुआ तो इसके कॉइन्स बनने शुरू हो गए। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स रिमूव्ड imperfections of the metallic money in size shape, तो धीरे धीरे उसका साइज और शेप में भी जो है बदलाव आता रहा। अब बात आई पेपर मनी की। तो 17th और 18th सेंचुरी में जो पेपर मनी इमर्ज्ड एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, तो 17th और 18th सेंचुरी में पेपर मनी का चलन जो है शुरू हुआ। इट वाज इजी टू कैरी एंड वाज कन्वर्टिबल। अब क्या है कि करेंसी को आप जो है आप पॉकेट में डालिए, देश के किसी भी कोने में ले जाइए, उसका चलन जो है। आज अगर आप बात करें तो मनी अपने पास है आपके, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। कमोडिटी को आप कैरी नहीं कर सकते, मेटेलिक मनी को कैरी कर सकते थे टू सम एक्सटेंट। अब आपके पास मैं कहा एनिमल की बात कर रहे थे हम, तो एनिमल को आप कैरी नहीं कर सकते। कमोडिटी जो फिजिबल है, दिख रही है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते बड़ी मात्रा में। करेंसी को आप जो है पेपर मनी को ज्यादा देर तक आप कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपने इस चीज को समझना है। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मनी की क्या है, देन हम मॉडर्न मनी की बात करेंगे, देन हम बैंकिंग की बात करेंगे।
तो इसके साथ हमारा जो जो है 3 पार्ट्स में हम लोग इस पार्ट को चैप्टर 1 को समाप्त करेंगे। तो आई होप कि आज के इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत समझ आई होगी। फिर भी नेक्स्ट और सेकंड और थर्ड चैप्टर में मैं इन चीज़ों को हम बुलेट पॉइंट्स की तरह एक बार रिवाइज कर लेंगे और आगे ताकि ये जो चीज़ों को आप इसको डीपली एक बार अंडरस्टैंड कर लीजिए। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं की डेफिनेशंस आती हैं। पेपर मनी क्या है, मेटेलिक मनी क्या है, कमोडिटी मनी क्या है, एनिमल मनी क्या है, इसका ओरिजिन कम हुआ, बेसिक डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपके यूनिट्स में आनी है। तो आई होप कन्वर्टिबल, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं। कन्वर्ट मीन्स कि आप किसी दूसरी कंट्री की अगर करेंसी है आपके पास, तो आप वो करेंसी दे करके, अपनी करेंसी दे करके वो करेंसी ले सकते हैं। तो फॉरेनर हमारी कंट्री में आते हैं तो वो हमारी करेंसी से अपनी जो करेंसी वो कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पेपर करेंसी का नाम दिया गया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि व्हाट इज पेपर मनी। तो पेपर मनी बेसिकली इसको समझना है कि है क्या। तो पेपर मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। यानी कि हर एक कंट्री की जो है अपनी एक पेपर मनी होती है, अपनी एक करेंसी होती है। जो उसका एरिया है, जो उसका पॉलिटिकल बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही जो है उसको यूज किया जाता है, उसका चलन रहता है। इट इज प्रिंटेड ऑन पेपर रादर देन इन कॉइन फॉर्म। जैसे हमने पहले बात की कि अलग अलग जो थे करेंसी के फॉर्म्स थे, चाहे कमोडिटी मनी था, कॉइन आए, मेटेलिक आए, हमने अलग अलग बात की। लेकिन जो करेंसी है ये प्रिंटेड होती है, पेपर पर होती है। कॉइन इसमें जो है पेपर मनी की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसको कन्वर्ट इजीली किया जा सकता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हम समझे कि हाउ डज पेपर मनी वर्क्स। ये जो पेपर मनी है ये काम कैसे करती है। पेपर नोट्स आर द मोस्ट जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेपर मनी। यानी कि अगर हम बात करें कि तो जनरली एक्सेप्टेबल है ये। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, या तो आपको करेंसी कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल मैं अपनी नियर बाई कंट्री की बात करता हूँ, मैं नेपाल की बात करें। आप यहाँ से अगर नेपाल में जाते हैं, अगर आप करेंसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज यही करेंसी बहुत सारे जो है बिजनेसमैन ले लेते हैं। इट मीन्स कि जो करेंसी है वो एक्सेप्टेबल है, कन्वर्टिबल है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक अलग विषय है उसमें कि जो हर एक करेंसी होती है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है ना। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में वो क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं वो एक अलग हमारा विषय है, वो आपको मैं इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहूंगा। तो इन मोस्ट केसेस ईच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज इट्स ओन पेपर मनी। हर एक कंट्री का, मैंने कहा पाकिस्तान की अपनी है, हर एक कंट्री की जो करेंसी है उसके नाम होते हैं। जैसे हमारी रुपी है, कहीं रियाल है, कहीं दिनार है, कहीं सेंट है, कहीं डॉलर है। तो अलग अलग नाम रहते हैं पेपर। बट इन मैनी केसेस सेवरल कंट्रीज यूज द सेम मनी। अब क्या होता है कि कुछ कंट्रीज का जो होता है, एक जैसे यूरो है, सच एज द यूरो और द यूएस डॉलर। अब यूएस डॉलर जो यूरो है, यूरो एक पर्टिकुलर एरिया है वहां एक्सेप्टेबल है। यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, यूएस डॉलर या तो अपनी करेंसी देकर यूएस डॉलर ले ले, वो कहीं भी चल सकता है। यूएस डॉलर दे करके वहीं से अपनी करेंसी, दूसरी वहां की करेंसी ले लें तो वो एक्सेप्टेबल है। तो एक कंट्रीज गवर्नमेंट डिजाइंस एंड मैन्युफैक्चर्स दैट करेंसीज पेपर मनी। तो हर एक जो कंट्री की अपनी गवर्नमेंट होती है वही डिजाइन करती है, वही मैन्युफैक्चर करती है। कोई प्राइवेट फर्म या कोई आउटसाइडर करेंसी को डिजाइन नहीं करता है, ये लोकल कंट्री ही करती है, और लोकल कंट्री ही इस करेंसी के चलन को कंट्रोल करती है। वो अलग अलग हर एक कंट्री का अपना एक सिस्टम होता है। रिजर्व बैंक इंडिया या सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो इसको सारा देखते हैं करेंसी को, कैसे करेंसी प्रिंट करती है, कितना करेंसी प्रिंट करना होता है, उसके अलग रीजन हैं, वो एक अलग किसी चैप्टर में बात करूंगा। तो हमें कुल मिलाकर के ये समझना है कि पेपर करेंसी जो है आजकल जो है सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अब मॉडर्न इकोनॉमी की बात करेंगे, वो एक आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे कि जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग है, कैसे ट्रांजैक्शन होती है, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होनी शुरू हुई हैं। तो किन किन चीजों को हम मनी की कैटेगरी में देखते हैं। तो इन सब चीजों को समझते हुए हम मोटे तौर पर इस चीज को समझें कि हमारी जो मनी है, ये मनी का चलन कहीं बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम से धीरे धीरे वो अलग अलग, चाहे कमोडिटी मनी में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद मेटेलिक मनी में हुआ, कॉइन सिस्टम शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करेंसी 17th और 18th सेंचुरी में जो है, जैसे मैंने अभी हमने पहले बात की कि जो हमारा 17th और 18th सेंचुरी में जो पेपर करेंसी इमर्ज हुई, तो उसको एक्सेप्टेबली पूरी दुनिया में देखा गया। तो आज पूरी दुनिया जो है अपनी करेंसी जो है उस कंट्री के नाम से करेंसी जो है जानी जाती है।
तो कुल मिलाकर के हम इस चीज़ को ये समझें कुल कि मनी ने अलग-अलग स्टेजेस को फेस करते हुए आज मॉडर्न इकोनॉमी कहाँ है। हम इसके अगले चैप्टर में इसकी जो मॉडर्न फॉर्म है उसको पढ़ेंगे और बैंकिंग का सारा सिस्टम पढ़ेंगे, तभी जाकर के हमारा जो पहला चैप्टर समाप्त होगा। तो इस चैप्टर के साथ इस हाउ डज पेपर मनी वर्क, इसके साथ जो है आज का ये चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के चैप्टर से आपको काफ़ी नॉलेज गेन हुई होगी और एग्जाम को अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करें। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है इसी प्रकार से एग्जाम्स में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। कमोडिटी फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि काउ को किस मनी में कंसीडर करेंगे, या आपको जब आगे जब नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे तो डेबिट कार्ड किस में आता है, फिएट मनी किसको बोलते हैं, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो इन चीज़ों को अलग-अलग आपको समझना है, पढ़ना है, तो यही आपके एग्जाम्स में कुछ आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर में आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आगे वाले जो सेकंड और थर्ड पार्ट इसके आने वाले हैं, आप उसको मिस नहीं करेंगे, ज्वाइन करेंगे क्लासेस और आगे वाला, ताकि हम आगे इसके जो है सेकंड थर्ड चैप्टर्स की ओर भी बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान दर्शन भारती को दीजिए इजाज़त। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।